नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कमर चिमा का कहना यह है कि जब पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि भाई आज नहीं तो कल हम इंडिया से कश्मीर छीन लेंगे वगैरह वगैरह, तो उस समय पर हम छीन नहीं पाए। उसके बाद पाकिस्तान से आवाज उठी कि भाई ठीक है, आपके पास जो कश्मीर है वो आप रख लीजिए, और मकबूजा कश्मीर मतलब कि इंडिया के पास जो कश्मीर है वो उसके पास रहने दीजिए। ना ही हम उनसे ले सकते हैं, ना ही वो हमसे ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, मोदी सरकार का कहना ये होता है कि भाई नहीं, हमारा कश्मीर तो हमारे पास रहेगा, लेकिन जो पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर कहता है और इंडिया जिसको पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कहता है, वो भी हम लेके रहेंगे। तो मतलब बात फिर से ऐसी जगह पर आ गई कि भाई अब ये नहीं सुलझेगी और ना ही सुलझाना भारत चाहता है। और कमर सीमा को ऐसा भी लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया यहाँ पर कभी भी पाकिस्तान से ये सारी चीजें छीन सकता है। लेकिन अब अगर आप देखने जाओ तो ये पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। और इतनी सिचुएशन खराब है पाकिस्तान की कि भाई अगर भारत ने एक रात हमला कर भी दिया तो 2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर भी यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा हर बंदा ये कहता है यार हम मूव ऑन करें। ये कश्मीर जो आपके पास है आज़ाद कश्मीर रखें और मकबूजा कश्मीर उनको दें और चले जाएं। यहीं से आगे चले जाएं, यहीं पे बात कर लें। ठीक है, अभी इंडिया ने सोचा यार हमारी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात सुन रही है, जिन्होंने कहा जनाब हम तो आज़ाद कश्मीर लेंगे। हम तो अच्छा, अब ये क्या था, ये बेसिकली उन्होंने कहा जी कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि हम तो आजाद कश्मीर लेंगे, हम सिर्फ मकबूजा कश्मीर की बात नहीं होगी, ये तो हम देंगे नहीं ना, हम तो आजाद कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेंगे और उसको मिलाएंगे। अब ये उन्होंने नई एक स्टोरी मंजन अपने इंडियन अवाम को भेजा, लोग अब बड़े खुश हैं, बल्ले बल्ले जनाब हम ले सकते हैं। जारी बात है ना, उनको पता है ना वो कुछ ले सकते हैं हमसे, ना हम उनसे कुछ लड़के ले सकते हैं। लड़के तो कुछ भी नहीं लिया जाना, ये सारी बात है। टेबल पे बैठ के लंबी बात होनी है, डायलॉग होना है। अच्छा, मेरा इसमें पॉइंट ये बड़ा सीधा सा है कि आपको कुछ वक्त देना चाहिए इंडिया को। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इंगेज विद इंडिया। अगर तो आप किसी थर्ड पार्टी के जरिए इंगेज करेंगे तब भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको पता है इंडियंस जो हैं वो कहते हैं ये अमेरिकन को कहा हम इसमें नहीं इंगेज होंगे, उन्होंने ब्रिटिश को कहा जी हम इसमें नहीं आप ना आए प्लीज, सब बैक ट्रैक नरेंद्र मोदी से। अच्छा, मजे की बात यह है कि व्हाट इफ देयर विल बी अ टीवी डिबेट। पहली बात है तो टीवी डिबेट होनी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मैंने कुछ अरसे से जो महसूस किया है पिछले 7-8 साल से, वो कोई मीडिया को इंटरव्यूज नहीं इतने लंबे चौड़े देते, एक बात। और जो इंटरव्यूज देते भी हैं बड़े एक्सक्लूसिव से, कोई इलेक्शंस के इर्द गिर्द, वो मैंने देखा आजकल रिसेंटली भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं या मीडिया अपेयरेंस की हैं। वरना वो उनका मीडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो पीएमओ है वही सारा डील कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करते हैं। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, आप इंडिया पाकिस्तान पे बात करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और निकले नरेंद्र मोदी तो बात नहीं करना चाहते हैं। उनको सुनने में आया, मुझे बहुत पहले किसी ने वैसे बताया था, याद से जब नरेंद्र मोदी का पहला टेन्योर था तब बताया था कि मना किया जाए कि अगर पाकिस्तान भारत से बात करना चाहता है तो वन ऑफ द लॉजिक वाज टफ लाइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, ये ना करें। और फिर सुनने में आया कि इस उन्होंने कहा जी ठीक है, कुछ इस तरह की बात। लेकिन मैंने जब कुछ अपने इंडियन दोस्तों से, मीडिया के इधर उधर जो कि बड़े वेल कनेक्टेड है, उनसे पूछा कि मैंने क्या कोई इस तरह की चीज़ कभी आपने सुनी, तो उन्होंने कहा हमने नहीं सुनी इस तरह की चीज़ के, या मोदी साहब ने कुछ इस तरह की ऑफर भेजी हो कि ये जो बड़ी सख्त लाइन इस्तेमाल करते हैं, नाजी जर्मनी कहते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया को जितनी भी खबर दे रहे हैं, जारी बात है एक तो इंटरनेशनल मीडिया को खबर चाहिए होती है, वो कोई ना कोई ऐसी सुरसरी छोड़ देते हैं। जिस तरह वो जो रशियन टीवी की एंकर खातून थी, उन्होंने कहा जनाब के आपके जो काउंटर पार्ट भारत में बैठे हुए हैं, तो अब वो जारी बात है उसको पता था, वो जब आई पाकिस्तान इस्लामाबाद उसको बताया गया था कि तुम अगर इंडिया को बीच में इन्वॉल्व करोगी तो तुम्हारा शो चलेगा। और वो वही हुआ कि उसने जो एक कर दी टीवी डायलॉग की, वो फिर पूरी दुनिया के ग्लोबल प्रेस नहीं उठाई। ये अल जजीरा ने भी उठाई, ये बीबीसी ने भी उठाई, ये इंडियन मीडिया ने उठाई, पाकिस्तान मीडिया ने उठाई, सोशल मीडिया में ने उठाई, और सब वो जो आरटी का जो रेफरेंस है वो पूरी दुनिया के मीडिया ने दी है। ठीक है जी, ये और रॉयटर्स ने उठाई, सब ने ये वो उठाई। मैन हु अंडरस्टैंड्स कि मुझे हेडलाइंस में कैसे आना है। और ये जो उनका रशिया का विजिट है ना, दिस इज ऑल अबाउट हेडलाइंस एज वेल। द
द रीज़न बिहाइंड इज वो बड़ी क्लियर सी है, क्योंकि जितनी इस वक्त रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगनी है, उनके साथ किस तरह हम जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या क्या होगा, बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी बड़े मिसाइल होगी। इंडिया की मेरा ख्याल है 10 अरब डॉलर की कोई एक्सपोर्ट है रशिया को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक, या 10 अरब डॉलर के बायलैटरल ट्रेड है। तो बाकी इंडिया की जो टोटल एक्सपोर्ट हैं टू द वेस्ट अमेरिका वेस्टर्न पार्ट में, वो तो 300 अरब डॉलर की हैं। हमारी अपनी एक्सपोर्ट छोटी सी हैं, चलो 10-12 अरब डॉलर की, लेकिन वो सारी वेस्ट को हैं। बाकी तो हमारा कुछ नहीं है, पौने 200 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट रशिया की है। इधर हम बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब कि वो जिसे कहते हैं ना कि जी वो शायद नई इम्प्रूवमेंट है। पाकिस्तान में एक हल्का ऐसा है ग्रुप ऑफ एनालिस्ट को, स्कॉलर्स को मैंने समझने की कोशिश की है, क्योंकि सारी बातें हम जब बात कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि सरकार क्या कर रही है। कुछ इस तरह के एनालिस्ट होते हैं जो हुकूमत के अदारों के करीब होते हैं, उनको सुना जाए वो क्या कहते हैं, और अमूमन उनकी एक ही लेंथ होती है। ये जो रशिया को है, इसको ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, या हम वेस्ट से पीछे हट के हम रशिया और चाइना के करीब आ रहे हैं। हालांकि इसमें ना तो कोई सच्चाई है, ना इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि इसमें डाटा स्टैटिस्टिक्स आपको सपोर्ट नहीं करते। किसी एंगल से भी ये बात ठीक नहीं है। और हमें तो वेस्ट अगर एक झटका दे तो हमें शाम को पता चल जाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फॉरगेट हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं। अच्छा खैर, एनी हाउ, ये जो नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से है कि नरेंद्र मोदी साहब को बारे में ट्वीट्स करते हैं और बड़ी टफ ट्वीट्स करते हैं, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते। सो ये मुझे लगता है कि ये डायलॉग के हवाले से जो है वो भी कोई जवाब नहीं आएगा। एक चीज मैं महसूस करता हूं कि इंडिया के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया हाउस जब नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू करे तो बहुत सवाल कर सकता है, लेकिन मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ ये देखते हुए कि क्या कभी बड़े मीडिया हाउस ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया है। अल जजीरा ने या बीबीसी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, किसी अखबार ने, कोई और बड़ा टीवी जो है वो आप ले लें, जिन्होंने कभी कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू किया और जिसमें वो कहा जा सके कि हाँ जी ये जो है वो उसमें वो कोई जवाब दें या सवाल करें। मेरा नहीं ख्याल कभी इस तरह हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मोदी साहब अपने डोमेस्टिक मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी देते होंगे, लेकिन उस तरह का वीडियो इंटरव्यू अभी तक आता होगा, लेकिन बड़ा कम वो इंटरव्यू देते हैं वो, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने वो उन चीज़ों में लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये है कि मीडिया स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जी मैं मोदी के बारे में बोलता रहूं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी सेंसिटाइज होती रहे। ये इमरान खान साहब की मीडिया स्ट्रैटेजी है और हम बताते रहें, और हमारे मुल्क के बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी चीज़ से खुश हैं कि देखो एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो एटलीस्ट एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स तो दे रहा है, वो जो कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट है उस पर तो बात कर रहा है, जो इंडिया के अंदर जो आरएसएस या वो जो बाकी एक उनका जो इन्फ्लुएंस है उस पर बात तो की जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग इसमें इसको एंजॉय कर रहे हैं कि देखो एटलीस्ट ये बात हो रही है, लेकिन इसका एक्चुअल आउटकम क्या है, दैट इज अ क्वेश्चन। आउटकम देखें, आपने 1000 ट्वीट कर दी नरेंद्र मोदी आरएसएस के ऊपर ले, और 2000 आप और कर दें। इज देयर एनी ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदीज अप्रोच ऑन कश्मीर? क्या दुनिया की कोई अप्रोच बदलेगी इंडिया के ऊपर? मुझे नहीं लगता कि कोई अप्रोच बदलेगी। आप पूरी दुनिया का मीडिया उठा कर देख लें, आप जो कुछ भी वेस्टर्न मीडिया इंडिया के बारे में लिख रहा है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स उसको बाय नहीं करती। बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि पाकिस्तान की तरफ आया है और पाकिस्तान के सरहद के अंदर जो है वो गिरा है। उन्होंने कहा ये कोई सुपरसोनिक मिसाइल टाइप चीज़ है, और हमें अभी तक हमने इंस्पेक्शन की है सही तरीके से, हमें ये जितना कुछ हम जान चुके हैं वो उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि ये भारत की सरहद के अंदर से इंडिया की तरफ से ये जो चीज़ है उड़ती हुई ये आई है इधर। लेकिन ये भारत की पैदर पे कार्रवाइयां, पहले सबमरीन को डिटेक्ट किया पाकिस्तान ने, अब जनाब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था ये बगैर वॉरेट के आया, 3 मिनट तक ये यहाँ पर मौजूद रहा। तो ये इन कार्रवाइयों से कैसे रोका जा सकता है भारत को? देखिए, ये दोनों जो कार्रवाइयां हैं ना, जो पार्लियामेंट हाउस या पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ और जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हो रहा है या पाकिस्तान की फजाई हदूद में हो रहा है, ये इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर जो अदम एतमाद के जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आप यूरोपियन यूनियन के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, आप खारजा पॉलिसी में देखिए, पहली बात तो ये समझनी है कि ये जो सुपरसोनिक मिसाइल था इसका वॉरहेड नहीं था। अच्छा। और 3 दिन ये पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा। तो बुनियादी बात तो ये कि ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ये
पिछले चंद दिनों में आप देखिए दूसरा बड़ा प्रोवोकेशन है इंडियन साइड से कि चंद दिन पहले आपको मालूम है उनकी एक सबमरीन आई थी जिसको हमारे जो एंटी सबमरीन यूनिट है हमारे पाकिस्तान नेवी की, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया और फिर उसको वापस जाने पर मजबूर किया। तो आप देखें कि वो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में वो हुई और उसके बाद अब ये हमारी एयर स्पेस में ये उनका एक मिसाइल जो आया विदाउट न्यूक्लियर वॉरहेड, मकसद विदाउट वॉरहेड। देखिए इनका मकसद ये नहीं था, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई वो कमर्शियल एयरलाइनर्स को टारगेट कर रहे थे। हाँ, खर्चा होता है कि एट द सेम हाइट कि वो भी तकरीबन 40,000 फीट के ऊपर ये अपना मिसाइल था और जो बाकी एयर ट्रैफिक के कमर्शियल ट्रैफिक वो भी बिटवीन 35 और 40,000 फीट पे होती है। सही। तो नॉट दैट दे। और फारूक हमीद साहब, ये अब आपने कहा कि जाहिर है भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा, तो वो क्या किसी प्लेटफॉर्म पर देना पड़ेगा, वो कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होगा या फिर ये बायलैटरल डायलॉग्स की सूरत में देना पड़ेगा? कहां भारत जवाब देगा इस पर? देखिए इस पे तो यही है जो डिप्लोमेटिक तरीका है कि देयर विल बी अ वेरी स्ट्रांग प्रोटेस्ट बाय द फॉरेन ऑफिस एंड मे बी कल सुबह आपने कि उनके इंडियन हाई कमिश्नर है, यू कैन कॉल टू द समिट टू द फॉरेन ऑफिस और एक पूरा पाकिस्तान का फॉर्मल प्रोटेस्ट होगा और कहा जाएगा कि इंडिया जो है वो बताए कि ये क्या वो गलती से उन्होंने किया है या उनकी कोई टेस्ट लॉन्च थी, ये कैसे पावा। और जो रूट बताया गया एवीएम तारिक ने, पीएफ के जो स्पोक्समैन है, और कि कैसे वो लग तो ये रहा था कि बिल्कुल ये प्लान तरीके से ये आया पाकिस्तान में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारी एयर डिफेंसेस को चेक करना, उनके अलर्ट लेवल को चेक करना कि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इन सच अ सिचुएशन। और इसी तरह जो उनकी नेवल शिप सबमरीन आई थी उसका भी मकसद ये था कि हमारे जो इस तरह के जो कोस्टल डिफेंसेस है, मैरीटाइम डिफेंसेस है, उनकी अलर्टनेस को चेक किया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त साउथ इंडिया में बॉर्डरिंग आवर सिंध, हमारा सदर्न पाकिस्तान, काफी अच्छे से हम सुन रहे हैं उनकी एक्सरसाइजेज जो है वो भी चल रही है, ग्राउंड एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइजेज। तो आप माहौल देखें कि वो क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट, ये आपने क्यों कह दिया है? तो दूसरी तरफ जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पर आप ये देखें कि पिछले 1 महीने में 3 हफ्ते में सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि उनकी एक सबमरीन आई, पाकिस्तान की हदूद में आई। फिर उसके बाद आज जो पता ये चला कि जनाब एक उन्होंने मिसाइल मारा है और ये बड़ा खौफनाक हमला था। लेकिन वो उसकी जो रास्ता उन्होंने बताया वो रास्ता उसने इख्तियार किया जो पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइनर्स करती हैं। और उस वक्त 3 जो फ्लाइट्स थी वो उसका टाइम था वो जा रही थी, सिर्फ 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसको उन्होंने गिराया, जो मियां चन्नू के करीब गिराया। तो बॉर्डर्स पर इंडिया फ्लर्ट कर रहा है पाकिस्तान के साथ, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की जो अफवाज है उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनली वो लोग जो बज़ाहिर अमेरिका और यूरोप और यूरोपियन यूनियन उसके साथ जिनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं। तो मैं क्या कहूं, सबको समझ आ रही है कि ये क्या है। अब तो आज तो बिल्कुल बिल्ली नहीं बिल्ला थैले से बाहर निकल आया। जो कुछ हुआ है इसका आपस में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये चीजें पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रशिया का जो वजीर आजम का जो ट्रिप है, उसके बाद चाइना का जो ट्रिप था, सी पैक पर जो हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को जो हमने कहा है कि आप ये डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट वो उसको ये चीजें पसंद नहीं है। और इस खित्ते में थ्रू इंडिया दे आर ऑपरेटिंग, इंडिया क्वाड में भी है, इंडिया अमेरिका का साथी है, तो ये चीजें रिलेटेड हैं। और ये अगर कौम मुत्तहिद ना हुई और नई लोगों ने पहचाना तो आने वाले दिनों में आई सस्पेक्ट, आई फियर कि ज्यादा इस तरह की वाकयात होंगे। लेकिन ये तो क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान एयरफोर्स, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान नेवी एंड ऑल्सो हमारी जो बर्री फौज है जो बॉर्डर्स पर खड़ी है कि वो भारत का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आज DGISPR ने जब ये बात कही कि इस पूरे सिस्टम में हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें आप बहस की बात हो रही है, ड्रैगन करने की कोशिश हो रही है। वी आर नॉट इन द पॉलिटिक्स, आवर बिजनेस इज ओनली टू डिफेंड दिस कंट्री। ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि पाकिस्तान की तरफ आया है और पाकिस्तान के सरहद के अंदर जो है वो गिरा है। उन्होंने कहा ये कोई सुपरसोनिक मिसाइल टाइप चीज़ है और हमें अभी तक हमने इंस्पेक्शन की है, सही तरीके से हमें ये जितना कुछ हम जान चुके हैं वो उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि ये भारत की सरहद के अंदर से, इंडिया की तरफ से ये वाला
ये जो चीज़ है उड़ती हुई ये आई है इधर। अच्छा, जब उन्होंने ये कहा कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आया, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई। इसलिए खुश हो गए हम, इतने ज़्यादा खुश इसलिए हो गए कि हमने कहा कि ओ ये तो यूएफओ है भाई, ये तो खलाई मखलूक जो है उसकी कोई यूएफओ पाकिस्तान में आ गई। और खुशी किस लिए हुई? खुशी इसलिए हुई कि आज तक जितने भी वाक़यात हुए हैं यूएफओ के, सारे जो हैं वो अमेरिका में, वेस्ट में इधर उधर होते हैं। मतलब हमारी तरफ तो वो देखते ही नहीं, इस तरफ तो यूएफओ वाले जो हैं खलाई मखलूक आते ही नहीं हैं। शायद सोचती हूँ कि भाई यहाँ पे तो पहले ही बहुत सी मखलूक़ात मौजूद हैं, खलाई मखलूक भी है, बहुत सी मखलूक़ात है, तो यहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो उन्होंने हमारी तरफ भी देखा, हमारी तरफ भी नज़र डाली। एक यूएफओ जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप जब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कहीं पर लिखेंगे ना गूगल पे, तो फ़ौरन वो यूएफओ डाल देगा। यूएफओ की फुटेजेस आपके सामने आ जाएंगी, वाक़यात आ जाएंगे, किसने कहाँ पर देखा। हमने कहा चलें जी, एक बहुत बड़ा तारीखी जो काम हुआ है वो ये हुआ है कि पाकिस्तान भी उस लिस्ट में शामिल हो गया जहाँ पर एक यूएफओ नज़र आएगी। लेकिन पता ये चला कि वो यूएफओ इंडिया की तरफ से आई, और वो जो हमेशा हुआ करता है, यानी ये कि वहाँ से, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि DGISPR ने इसके हवाले से क्या कहा। भारतीय हदूद से एक शय ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है, और ये एक सुपरसोनिक प्रोजेक्ट था जो मुमकिना तौर पर मिसाइल था और गैर मसल्ले था, यानी कैरी नहीं कर रहा था वो कुछ। और ये ऑब्जेक्ट भारत में 100 किलोमीटर अंदर था, तभी हमने इसे नोटिस कर लिया था। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में वो चीज़ 3 मिनट और चंद सेकंड तक रही और 260 किलोमीटर तक अंदर तक सफ़र किया, और इसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई बर वक्त कर ली गई। फिर पाक फ़ज़ाइया ने उसकी मुकम्मल निगरानी की और पता चलाया कि वो भारतीय इलाके सरसा से आई थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी जो एयर स्पेस है उसकी क्योंकि वायलेशन की गई है, उसको हम पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं उसकी, और हम ये कहेंगे कि ये जो कुछ किया गया बहुत गलत किया गया। तो ये हमें फिर पता चला कि जनाब ये तो फिर इंडिया का ही मामला, तो सुबह से इंडिया इंडिया कर रहे हैं, तो पता चला कि ये भी इंडिया की तरफ से एक चीज़ उड़ती हुई आई है। तो भाई ये उड़ती हुई चीज़ें क्यों इंडिया वाले हमारी तरफ भेज रहे हैं, ये समझ में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जब एक सवाल DGISPR से ये किया गया कि फ़ौज का सियासत में मुदाखलत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेगा, और गलत किस्म की जो क़यास आराइयाँ हैं वो ना की जाएँ। फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि फ़ौज पर सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाने वाले कोई सबूत दिया उन्होंने आज तक? उन्होंने कहा कि माजी में उन्होंने आज तक कोई सबूत किया है? तो हम ये सोचने लग पड़े, बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, आज तक कभी किसी ने सबूत दिया है? कोई 4 मरतबा मार्शल लॉ लगा है पाकिस्तान में, 4 मरतबा मार्शल लॉ फ़ौजी हुकूमतें, 47 से ही आगाज़ हो गया था, इसका स्टार्ट हो गया था मार्शल लाई हुकूमतों, फ़ौजी हुकूमतों का। याह्या खान ने क्या किया, फिर पाकिस्तान टूट गया याह्या खान की हुकूमत के दौरान ही, और उसके बाद 10-10, 11-11 साल के 2 और मार्शल लॉ लगे। एक ज़ियाउल हक ने लगाया, तबाह कर दिया मुल्क को, और फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब बैठे रहे और मुक्के लहराते रहे। तो लेकिन सबूत कोई नहीं है, फ़ौज का सियासत में मदाखलत की कोई सबूत नहीं है। वो सबूत से मुराद ये है कि कोई स्टैम्प पेपर पे नहीं लिख कर है सामने। भाई आप कैसे सबूत के बगैर आप कैसे कह सकते हैं कि वो मदाखलत है? इसकी वजह ये है कि आपने कभी दिखाया है कि उन्होंने लिख कर दिया आपको स्टैम्प लगा करके मदाखलत हमने की है? कभी ऐसा कुछ हुआ? या तो देखें, सियासतदान जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, वो लाएं सामने कि स्टैम्प पेपर लेकर आएँ, उसके ऊपर मुहर लगी हुई हो और ये कहा जाए कि हाँ हमने मदाखलत की है। कोई तो एविडेंस हो कि भाई कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई इस तरीके से पता तो चले। कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी सबूत है, बिल्कुल सही सबूत नहीं है हमारे पास। 4 मार्शल लॉ और फ़ौजी हुकूमतें, 10-10, 11-11 साल के डिक्टेटरशिप्स, और 75 साल में से कितने निकल गए? चलें छोड़ें। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि ये सब करवा कौन रहा है? ये इतने घंटों के अंदर ये सब कुछ जो हुआ, ये करवाया किसने? तो फिर मुझे पता नहीं चला, मुझे समझ में नहीं आई कि कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है। आपके ख्याल में मैं आपको बताऊंगी? आपका ये ख्याल है कि मुझे पता चल गया और मैं आपको बता दूंगी कि इसके पीछे कौन है और कौन करवा रहा है? बड़े अफसोस की बात है भाई। देखें, मुझे क्या पता, मैं अगर इतनी इंटेलिजेंट होती तो यहाँ पर बैठी होती। ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन करवा रहा है। इसमें देखें, जाहिर है कि जो हुकूमत है वो सब कुछ कर रही है, जो अपोजिशन है वो सब कुछ कर रही है। अब किसी के इशारे पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो थोड़ी बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, हम तो कभी किसी के इशारे पर चले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों। अब भारत का एक सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में चला गया बिना वॉर हेड के। बिना वॉर हेड इन द सेंस कि कोई वहां पर जाकर धमाका नहीं हुआ, लेकिन हिलाली का कहना ऐसा है
एक छोटा वॉर हेड था, जब उसने टच किया पृथ्वी को तब वो थोड़ा छोटा ब्लास्ट हुआ, जिससे ये पता ना चले कि कहाँ से ये मिसाइल आई है। लेकिन फिर भी उनको पता चल गया कि भाई इंडिया की तरफ से मिसाइल आई है। एक भाई साहब बोल रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया है और इसीलिए किया गया है जिससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को जाना जा सके। तो अगर मान लीजिए कि पूरी तरीके से युद्ध होता है तो आखिरकार पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर हिलाली जो है वो हमेशा इंडिया बैशिंग करता है, मोदी बैशिंग करता है, और दूसरे भाई साहब जनरल है वो भी यहाँ पर यही चीज कर रहे हैं कि भाई इंडिया तो यहाँ पर पूरी तरीके से तय करके बैठा था कि भाई पाकिस्तान के अंदर तबाही करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हो तो आप अपने आसपास के कंट्री को बता देते हो कि भाई हम इस टाइप की एक्टिविटी करने वाला है, तो अगर हो सके तो जरा इसको कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ होता है तो आपको ऐसा ना लगे कि इंडिया ने अटैक कर दिया है। लेकिन ये बाद में मुझे दम लगता है कि इंडिया ने यहाँ पर चेक किया है कि पाकिस्तान की ताकत कितने लेवल पर है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये बात तय है कि उन्होंने रिएक्शन और रिस्पांस दोनों हमारे चेक करने थे, जानबूझ के किया है, गलती से नहीं हुआ। इंडिया देखिए आप वो कोई भी आपको चाल उससे चूकता नहीं है, आपके खिलाफ कुछ भी कर देगा। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, रिस्पॉन्स टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया है इन्होंने, और सक्सेसफुली टेस्ट किया, नहीं तो वो फोन करके बता देते। नाज़रीन, कुछ दिन पहले ये वाक़या पेश आया मियां चुन्नू में, और एक सुपरसोनिक भारतीय मिसाइल जो कि अनआर्म्ड था वो पाकिस्तानी हदूद में गिरा। उसकी कोई पेशगी इत्तला नहीं थी, और उसके बाद जब DGISPR की जानिब से इस वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, रद्द-ए-अमल दिया गया, तो उसके बाद भारत की जानिब से एक वजाहत जारी की गई कि जनाब ये गलती से यहाँ पर आ गिरा, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मज़ीद उन्होंने इसकी जवाब मांगा है, जवाब तलबी की है, और ये भी पता चला है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी भारतीय नाज़िमुल उमूर को बुलाकर इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तो इस सारे वाक़े पर ये क्यों हुआ, इसके पीछे मकसद क्या था और पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा रहा, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे इस सेगमेंट में। खास तौर पर हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, सबसे पहले तो यही फरमाइएगा, आपके नज़दीक आपको क्या इस वाक़े की वजूहात नज़र आ रही हैं? ये सरासर नाअहली हो सकती है या कोई सोची समझी शरारत भी हो सकती है भारत की? देखिए, कोई पॉसिबिलिटी हम रद्द नहीं कर सकते, लेकिन मेरे नजदीक ये सोची समझी एक स्कीम के तहत काम हुआ है ये, क्योंकि इस किस्म जो मिसाइल्स हैं, जो मॉडर्न मिसाइल्स हैं, इन सब में सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म होता है इसमें, और जो ही जो लॉन्च करने वालों को एहसास होता है कि मिसाइल गड़बड़ कर रहा है, ये रोग हो गया है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये तो उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दिया जाता है, मिसाइल सेकंडों में तबाह हो जाता है उसमें। भारत के पास ये सब कुछ मौजूद था, इसके बावजूद उन्होंने नहीं किया, और काफी अपने टेरिटरी में ट्रेवल करने के बाद जब ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया तब भी उन्होंने इसको कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो जिससे इस बात को तकवीत पहुंचती है कि उनका वाज़ेह इसका मकसद था ये, और जो मकसद हो सकते हैं, नंबर एक तो बड़ा वाज़ेह है कि वो जानना ही चाह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा इसको, और पाकिस्तान का जो पीस टाइम में, देखिए इस वक्त हालत जंग में नहीं है, पीस टाइम में है, पीस टाइम में पाकिस्तान का इसके बारे में रिस्पांस कैसा रहेगा और क्या मैकेनिज्म है पाकिस्तान का जो है डिफेंस का, या दूसरे जो हमारे तरीकाकार है वो कैसे हैं, इसको इनको जज करने का भी एक वजह हो सकती है इसकी। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये गलती से हुआ है। गालिबन लॉन्च करने के बाद क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं किया गया इसको, जो हो सकता था, तो आपको इसकी इंटेंशन, तो इससे ये सही। मैं जरा, मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिएगा, मैं हिलाली साहब का भी इस पे कमेंट जरूर लूंगी। हिलाली साहब, आपको भी यही लग रहा है कि ये कोई सोची समझी हरकत थी, ना कि कोई गलती थी? और इस पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब की डिमांड है, जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, उसको भी आप कैसे एनालाइज करेंगे? मैं आपको बताता हूं कि ऐसे मिसाइल लॉन्च करने के पहले उसको इरेक्ट किया जाता है, उसके अंदर लॉन्च कोड देते हैं, फीड करते हैं, उसके बाद उसका फ्लाइट पाथ डेटा एंटर होता है, उसके बाद मल्टीपल लॉन्च कीज होते हैं ऐसे मिसाइल पे। मगर ये सब हो गया और वो लॉन्च भी हो गया, और इट्स इम्पॉसिबल कि गलती से लॉन्च हो। जब तक आप ये सब ना करें और ठीक से बटन को दबाएं, इट कैन नॉट टेक ऑफ। दूसरी बात यह है, इस पे सब मार्किंग्स निकाले गए थे, इस मिसाइल पे कोई मार्किंग था ही नहीं।
मतलब ये था, और साथ साथ एक छोटा सा वॉर हेड जो था जो इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा जब वो इंपैक्ट करेगा, इसलिए कि वो चाहते थे कि पता ही नहीं चले ये है क्या, किधर से आया है और क्या है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक बड़ा सीरियस था। ये हमारा टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम्स, रिस्पॉन्स टाइम्स, ये सब चीजें वो टेस्ट किया इन्होंने और सक्सेसफुली टेस्ट किया। नहीं तो वो फोन करके बता देते कि भाई ये ऐसा हो गया है, मिसाइल हैज गॉन रोग। वो फौरन फोन उठा के करते, उन्होंने वो कोशिश भी नहीं की, इसलिए कि वो सोच रहे थे कि ये खुद एक्सप्लोड हो जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर हमारे कोई मिसाइल्स रेडी होके लॉन्च होने लगते या कम से कम प्लेन्स इंडिया के ऊपर पहुंच जाते तो मैं कहता कि ये नहीं कोशिश करेंगे ऐसी चीज, मगर अब ये इतना कामयाब हुआ है इनका टेस्ट कि माय गॉड। ठीक है, चलिए इलाज साहब, मैं इस पे जनरल साहब का भी कमेंट लेती हूँ, वक्त बड़ा कम है, लेकिन जनरल साहब आपके ख्याल से क्या प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई इवन टेस्ट भी कर रहे होते हैं तो आपको पहले बताना पड़ता है कि जी कुछ टेस्ट हो रहा है या इस तरह की कोई चीज है? और दूसरी बात, अब पाकिस्तान मुश्तरका तहकीकात की बात कर रहा है, तो आपके ख्याल से इससे मसला सॉर्ट आउट हो सकता है? देखिए, जब भी मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और आपने टेस्ट करने होते हैं तो पूरी दुनिया को बताना पड़ता है आपको, क्योंकि ये मिसाइल्स इस लेवल पे ट्रेवल करते हैं जहां पे दुनिया की जहाज सफर कर रहे होते हैं और उनको वारंट देनी पड़ती है और क्लियर एरिया बताना पड़ता है कि इस एरिया से आप दूर रहें। बिल्कुल ठीक। ये पाकिस्तान भी करता है, पूरी दुनिया करती है। ये आज तक जब भी पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं सारी दुनिया को बता के किए हैं लॉन्च, फिर दुनिया देखती भी है इसको क्या करता है। इसका तो कोई नोटिफिकेशन भी कहीं जगह नहीं था। फिर इट वाज ट्रैवलिंग एट 40,000 फीट, जिस पे आपकी बहुत ज्यादा एयरलाइंस सफर कर रही होती हैं उसके ऊपर। ये तो शुक्र है कोई नुकसान नहीं हो गया, लेकिन भारत ने तो कसर कोई नहीं छोड़ रखी थी इसमें। सही। और जिस तरह अली साहब भी कह रहे थे, देखिए ये मामला इतना सादा नहीं है जितना भारत ने 3 लाइनों में कह दिया कि भाई गलती से लॉन्च हो गया। लॉन्च प्लान करके हुआ, गलत हो गया था तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, डिस्ट्रॉय नहीं किया उन्होंने हमारे रिस्पॉन्सेस टेस्ट किए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे वो शायद इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बहुत बड़ी सुर्खी उठानी पड़ी है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त दुनिया की सारी नजर यूक्रेन पे लगी हुई है या साउथ चाइना सी की तरफ लगी हुई है, तो वो अपना कोई ना कोई स्कोर सेटल कर सकते हैं। ये बहरहाल देखिए, मुश्तरका तहकीकात हो या कुछ भी हो, दुनिया इस चीज को नोटिस नहीं लिया, दुनिया ने ना ही वो लेगी इस चीज का नोटिस। देखिए, ये तो उनका अपना एक एडमिशन भी सामने आ गया भारत का कि जी गलती से हुआ। दैट मींस कि आपका इतना सेंसिटिव मामला इतने ही ना अहल हाथों में है और दुनिया को कोई फिक्र नहीं। समीना, मेरी एयर डिफेंस के जो माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई है इस मौजू पे। देखिए, ये बात तय है कि उन्होंने रिएक्शन और रिस्पॉन्स दोनों हमारे चेक करने थे, जानबूझ के किया है, गलती से नहीं हुआ। लेकिन जो उससे भी अहम बात है, ये एडमिशन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो गलती का एतराफ करना चाहते थे। जो माहिरीन है डिफेंस के, उनके मुताबिक ये एडमिशन भी एक चाल है। ये इसलिए उन्होंने किया कि अब वो इसके बाद आपसे उसका मलबा मांगेंगे। वो नहीं ये चाहते कि आप उस मलबे पे मजीद कोई तहकीक करके चाइना से मिल के या खुद और उनके जो है ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये पहले स्टेप के तौर पे ये एडमिशन किया, अदरवाइज उन्होंने ये बात एडमिट ही नहीं करनी थी। इंडिया देखिए, आप वो कोई भी आपको चाल उससे चूकता नहीं है आपके खिलाफ कुछ भी करने को। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो मिसाइल था वो गलती से आ गया है, और यहाँ पर कमर चीमा बहुत ही अलग अलग टाइप से यहाँ पर कह रहे कि वो कपड़ा मार रहे थे और निकल गया मिसाइल। लेकिन दरअसल वो आपको चेक करने के लिए उन्होंने मिसाइल मारा था, और आप यहाँ पर चेक हो चुके हो। सिचुएशन आपकी बहुत खराब है, और ये सिचुएशन है कि आप उस मिसाइल का जवाब नहीं दे पाए। अब सिचुएशन ये होगी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, तो आखिरकार होगा क्या? होगा वही कि भाई पाकिस्तान अब इनिशिएटिव लेगा कि भाई अब उसको भी कई सारे हथियार परचेज करने हैं, जैसे कि एंटी मिसाइल सिस्टम, कि भाई बीच में ही कोई भी मिसाइल अगर इंडिया की तरफ से आ रहा है तो उसको बीच में ही मार गिराए। इस टाइप का कोई सिस्टम वो खुद अब परचेज वो खुद तो बना नहीं सकते,
तो रशिया के पास S-400 है जो इंडिया ने परचेज किया है, तो वो ले नहीं सकते क्योंकि रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन है और इंडिया की तरह वो हिम्मत कर नहीं सकते। रही बात अमेरिका के पास जो थार है, लेकिन वो परचेज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा पैसा है उसके लिए चाहिए, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए। तो अब कंफ्यूजन वाले स्टेटमेंट में आ जाएगा, और जो रिसोर्सेज पाकिस्तान ने ऑलरेडी अलोकेट किए हैं दूसरी जगह पर, वो रिसोर्सेज अब उसको इस टाइप की सिस्टम परचेस करने में लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से हो गया। कोई गलती नहीं हुई भाई, उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो क्रूज, वो जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो कह रहे हैं कि वो हमें बस वो 2 दिन, उन्होंने क्या पाकिस्तान को पता लगता कि नहीं लगता। सो उन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, फला हो गया, डमकान हो गया। अब जारी बात है ये पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। और बहस क्या शुरू होगी कि जनाब आपको असला खरीदना चाहिए, आपको डिफेंस पे पैसा लगाना चाहिए, आपको S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक बहस होगी कि आपको पाकिस्तान के रिसोर्सेज इधर उधर करने पड़ेंगे। देखिए कल को आपको अगर आप पैट्रियट मिसाइल लेते हैं, जो डिफेंस सिस्टम लेते हैं, थार्ड लेते हैं, S-400 लेते हैं, पहले तो कहते सानू मिलने ही कोई नहीं, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे ही कोई नहीं। IMF ने कहना भाई आपके पास पैसे ही नहीं है। रशियंस ने कहना S-400 लेना, ले आओ पैसे दो, उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं हम तो उनसे ले भी नहीं सकते। तो बेसिकली तो ये इंडिया ने हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब जारी बात है ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहस नहीं शुरू होगी, क्योंकि सियासी हलकों का दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी हलकों का दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी हलकों का ताल्लुक होता है सिर्फ खाना पीना, सियासत करना, रोटर एंजॉय करो, पुलिस की ठां ठां फूं फूं एंजॉय करो। उनका ये चीजें तो होती है, वो कोई डायरेक्शन तय करने नहीं आते, वो तो तय करने आते हैं क्योंकि अब डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत हमने यहाँ पे रहना है और ये गवर्निंग मॉडल है, तो ठीक है इसके नीचे सारे आते हैं। और विल ऑफ द पीपल जो है वो विल ऑफ द पीपल, तभी तो पाकिस्तान में इसकी इज्जत नहीं है। विल ऑफ द पीपल, द रीजन बिहाइंड इज कि हमारे जो सियासतदान है, दे डू नॉट हैव दैट विजन, एंड उस तरह वो चीज नहीं है। आप इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर जो हुकूमतें हैं वो किस तरह अपने बाकी इदारों को अपने नीचे रखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह ये दिस इज अनदर वे अराउंड, यहाँ पे इदारे जो हैं वो हुकूमतों को नीचे रखते हैं। ये एक सीधी सी बात है, ये कोई मैं 2+2 4 आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत इस तरह। अब आप देखिए कि इंडिया ने आपको एक जो है वो मिसाइल उन्होंने दागा और उन्होंने क्या, सानू पता नहीं लगता, साढ़े को छुट गया, ठीक है, हम कपड़ा शपड़ा मार रहे थे ऊपर और बीच में से वो निकल गया, बीच में से वो जिसे कहते हैं ना एक पैप जो निकल गया। ओ बादशाह बंदो, this is not how they work, this is not how the missiles are kept, this is not how such a sensitive technology is kept. They did it obviously deliberately, और उन्होंने deliberately किया है just so that पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक बहस शुरू हो, पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस पे पैसा लगे, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इंगेज करे मजीद, और पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो, जिसे कहते हैं ना कि आपने एडवर्सरी को इंगेज करना होता है। अब जारी बात है वो इंगेजमेंट शुरू होगी, ठीक है। इंडिया ने कल क्या किया, उन्होंने राफेल ले लिए, हमने J-10C ले लिए, उन्होंने कल को सबमरीन ले लेंगे, हम भी को ले लेंगे, उन्होंने S-400 ले लिया, हम भी को जाके S-400 जाके वहां से ले लेंगे। बल्कि कल मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कोई ना कोई चाइना के साथ जो ले रहा है डिफेंस सिस्टम, लेकिन वो इतना तगड़ा नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो थी 40,000 फुट की बुलंदी से उड़ी है, ठीक है। आई थिंक जो चाइनीज के पास है उसका जो टोटल वो जो रेडियस है वो 27 किलोमीटर है, ठीक है, और 200 किलोमीटर उनकी रेंज है। वो तो वो हमारे लिए सूट नहीं करता वो, क्योंकि इंडिया ने जारी बात है कोई छोटी छोटी शुरशरियां तो नहीं चलानी। लेकिन इंडिया को इस वक्त सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मामलात खराब है और जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और जितना हम डिफेंस के ऊपर एक दूसरे को गालियां देते हैं। आपको याद है कि जब अभिनंदन का वाकया हुआ था, अभिनंदन ने जो है वो पाकिस्तान में एंटर हुआ और जहाज गिरा उसका, तो उसके बाद ऑपोजिशन ने एक माहौल ऐसा क्रिएट किया, उसने कहा जी कि इमरान खान जो है, बेसिकली तो उसने कहा इमरान खान के वाले से या फॉरेन मिनिस्टर के वाले से बात की, लेकिन इंडियन मीडिया ने कहना शुरू कर दिया जी कि वो जनरल बाजवा की टांगें कामनी शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने ये कहा
कि वो कमरे में आए और उनकी टांगें कांप रही थी। अब ये उन्होंने भी इस तरह की कंफ्यूज बात कर दी। तो ये जो हमारे मुल्क के अंदर एक दूसरे के खिलाफ हम जो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, हम डिफेंस के ऊपर भी इकट्ठे नहीं है। और क्योंकि डिफेंस के ऊपर इसलिए इकट्ठे नहीं है कि सियासी जमातें समझती हैं कि भाई हमें वो राइट नहीं मिलता फैसला करने का जो हम करना चाहते हैं। हमें वो चीज़ नहीं मिलती करने के लिए जो हम चाहते हैं, सो हम क्यों इनका साथ दें? ये हमारे खिलाफ सारा टाइम प्लान करते हैं, हमारे लीडर्स को जेलों में डालते हैं, तो हम क्यों ना इनको एक्सपोज़ करें? क्यों ना इनको मुश्किल में डालें? वो कहते हैं ना कि आप अपने ओपोनेंट को उसकी वीक जगह पे मारते हैं। तो ये इसलिए एक दूसरे को वीक जगह पे मारते हैं और इस पे अगर जो डिफेंस के मामले भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन जो बहुत ज़्यादा हो गया है, इंटरनल लड़ाई है। हमारी असल में तो लड़ाई इंटरनल है, हमारा तो इस वक़्त दुश्मन लगता ही नहीं कोई दुनिया में है। हम सभी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हम सभी एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और हम सब ही समझते हैं कि हमें एक दूसरे को इसी तरह ही गालियाँ देनी चाहिए जिस तरह हम दे रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहली बात है कि एक चीज़ आपको मना की है, दूसरा आपने वो कहते हैं ना उसको पब्लिक में ले आए, तीसरा आपने जनरल बाजवा के रेफरेंस से कह के कर दिया और चौथा ये है कि अब जनरल बाजवा भी परेशान कि यार ये किस तरह का बंदा है। पाँचवाँ ये कि वो अवाम में तासुर देना चाह रहे हैं कि मेरी कितनी फ्रैंकनेस है और मेरे एजेंडे से शायद जो है वो फ़ौज भी एग्री करती है, हालाँकि ऐसी तो कोई बात नहीं है। फ़ौज तो कह चुकी है हम न्यूट्रल हैं। तो भाई क्या वो वाक़ई न्यूट्रल है? या इस तरह की चीज़ें हैं? सो मेरा ख़्याल है कि हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रॉब्लम है वो इंटरनल है। उधर आपको पता है कि इज़राइल और टर्की की जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। इज़राइल और टर्की जो हैं वो एक-दूसरे को बल्ले-बल्ले, शावा-शावा कर रहे हैं। और हम जो हैं वो इस बात में लगे हुए हैं कि हमने इंडिया के साथ क्या ठीक करना है। हमारा तो मिनिमम जो एक डोमेस्टिक कंसेंसस है वो जनरेट नहीं हो रहा। और ये दुनिया सारी को पता चल चुका है। एंड देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज डूइंग दिस, ये इमरान खान साहब है। कि इमरान खान साहब की वजह से वो कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, ये चोर है, ये करप्ट है। सिर्फ चोरी के ऊपर और इस तरह की बातों के ऊपर करके वो शायद ये तासुर देना चाह रहे हैं कि दुनिया में मैं सबसे अच्छा और बेपाक बाज लीडर हूँ, और दुनिया में और कोई इस तरह का लीडर नहीं है, मैं साफ सुथरा हूँ, बाकी सारे गंदे लोग हैं। एक तरफ वो इसराइल को भी बातें करते हैं, वेस्ट को भी बातें करते हैं और अभी फिर एक जलसे में उन्होंने यूरोपियन यूनियन को जो है वो फिर आनी हाथों से लिया। और दूसरा वो कहता है मेरे पास पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ तो मैं किसी से क्यों डरूं, तो मैं कोई चोर हूं, तो मैं डाकू हूं। और दूसरा ये कि यूरोपियन यूनियन के बारे में जो मैंने कहा था, वो मैंने ठीक कहा था और वही वेस्ट आपकी तभी इज्जत करेगा जब आप अपने लोगों से मुखलस होंगे। और मेरे पास कोई पैसा नहीं है बाहर पड़ा हुआ, और भैया आपके पास पैसा नहीं लेकिन आपकी औलाद तो बाहर है, वो आपने बाहर भेज दिया। आप या तो अपने बच्चों को पास बुलाएँ ना, वो पाकिस्तान में आपके पास रहें। वो तो आपने ज़ाहिर बात है वो सॉफ्ट वैली है कि जी ठीक है, वो माँ के पास बच्चे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। ली तो आपने बच्चों की ज़िम्मेदारी भी नहीं है ना, इमरान खान साहब ने। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि व्हाट मैटर्स फॉर अस इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आप डोमेस्टिक कंसेंसस पैदा करें, एट लीस्ट आप एक-दूसरे के साथ एंगेज करें, आप डायलॉग करें। अदरवाइज़ मामलात जो हैं हमारे कंट्रोल से निकल गए हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसराइल और जो टर्की के जो रिलेशंस हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, तो हालाँकि मैं तो इस हक़ में हूँ कि पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए अगर सारी मुस्लिम दुनिया फ़ॉरेन पॉलिसी रिव्यू करिए तो व्हाई शैल वी हैव द अननेसेसरी ये राइवलरी क्यों होनी चाहिए? इधर इंडिया के साथ अलहदा मत्था लगा हुआ है, इसराइल के साथ अलहदा मत्था लगा हुआ है, अमेरिका के साथ जब हमारा दिल करता है हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमने अवाम को पागल और बेवकूफ़ बनाया हुआ है मगरब के खिलाफ। और हमने ये सारी पॉलिटिक्स करते हैं मगर अंदर खाते जाके जो कमरे च बहते ने ते गुड गुड करते हैं, वेस्टर्न लीडर के साथ बाहर आके जो है वो नारे मारते हैं और ये इस तरह की हरकतें करते हैं। सो इसराइली प्रेसिडेंट जो है वो टर्की विजिट करता है कि ये अब वो इसराइल देखें, टर्की है क्या इसराइल को क्रिटिसाइज़ नहीं करता? करता है। मैं तो कहता हूँ जितना आपके ज़्यादा करीब ताल्लुक होगा उतना आप ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्या अमेरिका चीन को क्रिटिसाइज़ नहीं करता? ताल्लुक है तो क्रिटिसाइज़ करते हैं ना। हम तो जो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना और हमने इतना फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स रेडिकलाइज़ कर दिया है कि यहाँ पाकिस्तान में जो लीडर ये बात करेगा वो अपनी पॉलिटिकल सुसाइड करेगा। ये टर्की को देखें, वो आज वो किस पोज़ीशन में है कि वो रशिया और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर्स को उन्होंने होस्ट किया। और हम यहाँ पे फ़ोन करके ईयू वालों को कह रहे हैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ मदद कर सकते हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ और भाई आपकी कौन सुनेगा कि आपको जो है वो मीडिएशन कराने में आपकी कौन सुनेगा?
व्हाट लिवरेज डू यू हैव? जैसे ही हमारी उनसे रशिया ईयू वालों से बात खत्म होनी है, अगर हमें मौका मिलता है डील कराने में, तो नाल ही असां पैसे मांग लेने ने, नाल ही हमने कोई और चीजें कर लेनी। सो द पॉइंट इज द कंट्रीज व्हिच हैव अ पावर, व्हिच हैव रिसोर्सेज एंड व्हिच कैन गिव सम टाइम, पाकिस्तान के हवाले से है, वो बड़ा खतरनाक है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती होगी कि जापान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट देगा। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा-सीधा फेलियर है। एक बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले मेरा ख्याल है कि जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए, और वो पता चला था कि 9 साल बाद जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं, 9 साल बाद। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्ज़े लिए हुए थे, और वो कर्ज़े हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्ज़ा, तो वो दोबारा कर्ज़ा देते नहीं हैं, लोन नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जापानीज पीएम ने पाकिस्तान को लताड़ दिया। अब पाकिस्तान को लताड़ना कौन सी बड़ी बात है? मतलब पहले एक समय था जब कोई भी कंट्री पाकिस्तान को कुछ कहने से पहले सोचा करता था। सोचा क्या करता था कि भाई पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ कहे या ना कहे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था या फिर दुनिया की कई सारी कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वेस्टर्न ब्लॉक का अनडिवाइडेड सपोर्ट था उसको। वेस्टर्न ब्लॉक मतलब यूरोप और अमेरिका की बात हो रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि भाई पहले रशिया को भगाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट लिया, और दूसरा अगर आप देखो, दूसरी सिचुएशन अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं, तो अब कोई भी कंट्री, छोटा मोटा कोई भी कंट्री पाकिस्तान की बजाकर चला जाता है। चाहे वो जापान तो वैसे भी बहुत बड़ा कंट्री है इकोनॉमी वाइज अगर आप देखा जाए तो, और द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है शायद। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कोई भी लताड़ रहा है पाकिस्तान को आजकल। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर आप पैरा 8 पढ़ें, जो कि जॉइंट जो बायलैटरल जो स्टेटमेंट आई है, अगर आप पढ़ें कि 19 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान दोनों ने उसको साइन किया हुआ, और उसमें ये पाकिस्तान के बारे ये कहते हैं कि एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है। उन्होंने कहा जी कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ-जहाँ पूरी दुनिया में है उसको ख़त्म किया जाए, और उसके ऊपर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो रीइटरेट करते हैं और कंडेम करते हैं टेरर अटैक इन इंडिया इंक्लूडिंग 26/11 मुंबई एंड पठानकोट अटैक्स, एंड कॉल अपॉन पाकिस्तान to take resolute and irreversible action against terrorist networks operating out of its territory and comply fully with the international commitments including FATF। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं है कि ये स्टेटमेंट आई है। जितनी देर हो गई है मुझे पाकिस्तान को मीडिया देखते हुए, क्योंकि हमारे अंदर के मसाइल इतने, हमारे अंदर तो ऐसे अनार्की फैली हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ गया उस अनार्की का। तो हमारे लोगों ने क्या स्टेटमेंट देनी है, या फॉरेन ऑफिस ने क्या बोलना है, या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोलना है, जारी बात है पता तो चल गया। अब ये देखें कि जापान जो है, भारत का तो ठीक है पाकिस्तान के साथ पुराना मसला है, पाकिस्तान ने भी तो पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो भारत दहशतगर्दी कराता है, और हमने डॉसियर भेजे। कोई एक मुल्क भी ऐसा है दुनिया में जिसको हम ये साथ बिठा के और एक इस तरह की जॉइंट स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि भारत इस तरह कर रहा है? कोई एक मुल्क, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब हमें बता सकें? क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम आप हमें रोजी पिक्चर देते रहते हैं और कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया। देखिए वो कशीदा साहब जो है, वो कशीदा, हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है कशीदा साहब, वो तो मजीद पाकिस्तान और जापान के हालात है। जो मैं अगले दिन बात कर रहा था किसी के साथ टोक्यो में, तो मैंने कहा पूछे सुनाए, मैंने कहा जी कैसे ताल्लुकात है पाकिस्तान के जापान की, क्या चल रहा है? तो बहुत सारी चीजें मुझे पता चली। तो उसमें से एक चीज ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर से कोशिश कर रहा है कि जापान के साथ हाई लेवल विजिट हो, लेकिन वो हाई लेवल विजिट नहीं हो पा रहे। मतलब क्या? कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जापान से कोई पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान से तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए थे, वहां से भी फॉरेन मिनिस्टर आए, और पाकिस्तान से प्रेसिडेंट भी गए थे जापान में हमारे, लेकिन वहां से कोई नहीं आता। दैट्स द पॉइंट।
और ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आते और ये क्यों ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो किशीदा साहब के विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कोई छोटी स्टेट, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असम पूरी दुनिया सिर ते चुक ले। और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। और ये जो थी, बेसिकली कहा जा रहा था कि जो 40th इंडिया जापान एनुअल समिट है, और इसमें जारी बात उन्होंने बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। अब मजे की बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान को तो पता भी नहीं क्या बात है। मैं तो पिट पिट के मर गया हूं और कह गया हूं कि भाई खुदारा इंडो पैसिफिक पे फोकस करो, खुदारा देखो वहां पे क्या तब्दीलियां आ रही हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी वहां पे जाके इंगेज करो अपने आप को। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। हमें कोई बंदा बता सकता है? हम तो ये सवाल भी नहीं कर सकते, किसी को पता ही नहीं है ये सवाल भी करना है कि नहीं करना। अब मजे की बात देखें, जो आप अगर सिर्फ वो स्टेटमेंट देख लें जो 19-20 मार्च की, ये जो कशीदा साहब के जो विजिट की हुई है, ठीक है जी, प्रॉपर वो बात करते हैं जी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप अगेंस्ट चाइना भी है, जारी बात है वो। हम जी शेयर्ड प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, और हम कमिटमेंट करते हैं कि हम आइंदा भी स्टेबिलिटी लेके आएंगे, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ये सारा कुछ। और हम जो है वो यूनिलैटरली चेंज करेंगे स्टेटस को, किसी को चेंज नहीं करने देंगे। वो जारी बात है चीन को कह रहे हैं। और फिर आपको पता है इन्होंने 2+2 मीटिंग भी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, डिफेंस मिनिस्टर्स की 2019 में भी। और फिर जो है वो क्या उसे कहते हैं कि अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। और हमारे, मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है, ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है, और आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से। और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिल गया। और हम इंडो पैसिफिक की तरफ जाते नहीं है क्योंकि वो कहते हैं वो पाइन, वो तो इंडिया वहां बैठा हुआ है, तो मतलब छोटी सोच है, बड़ा सोचते ही नहीं है। फिर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के ऊपर वो किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी वो इंडो पैसिफिक में इनिशियली है। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी के ऊपर वो बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं जी नॉन मिलिटराइजेशन की हम बात करते हैं। सर आपको पता है कि जापान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 9 है जो कहता है कि बेसिकली वो जापान अपनी फौज नहीं रख सकता। और मेरे आजकल तो ये भी बात चल रही है कि हमें उस आर्टिकल को भी बदलना पड़ेगा, वो सोच रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, नॉर्थ कोरिया की डिस्टेबलाइज कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, लेकिन जो पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मार दिया उसके बारे में तो इंडिया बताता भी नहीं होगा, या जापानीज को हम बता सकते हैं, या अगर हमने बताया तो दुनिया ने हमारी क्या बात सुनी है। ये बातें हमें बड़ी बुरी लगती है ना, क्योंकि हम सवाल करते हैं। जब भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब नहीं होगा तो हमें बुरा लगेगा और कहेंगे देखो जी यार ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब हैं? क्या हमारी दुनिया में कौन मदद कर रहा है? अगर इंडिया ने हमारे अंदर उधर मिसाइल मारा, इंडिया और वो तो बैठ के वहां पे उसकी बात कर रहे हैं। ओआईसी को जिस तरह स्नब किया इंडिया ने, किसी ने जवाब दिया? एफएटीएफ के ऊपर वो कह रहे हैं, उन्होंने जान के एफएटीएफ का नाम डाल दिया। जो पैरा 8 पढ़े आप ज्वाइंट स्टेटमेंट का। अच्छा, इसमें जो मेजॉरिटी डिस्कशन है वो तो है ही सारी इन्होंने ये की हुई है। फिर वो कहते हैं जी कि हम तो हाई लेवल ओपन डिबेट करेंगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर। और 2000 जो है वो
जापान जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा नॉन परमानेंट सीट फॉर द यूएनएससी 2023-2024 के 23-24 की। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह, ठीक है वो तो पाकिस्तान भी खैर नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का, आजकल इंडिया का टेन्योर मेरा खत्म हो गया। और फिर देखिए न्यूक्लियर के हवाले से क्या हम जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तो इंडिया की मदद की जाती है, उसके लिए प्लानिंग हो रही है। इसमें उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो सीटीबीटी के ऊपर बात की कि जी इसमें हम जो है वो, और फिर एफएमसीटी फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी के ऊपर बात हुई। इसकी सिग्निफिकेंस जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको समझना चाहिए। और वो कहते हैं जी कि हम टोटल एलिमिनेशन चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, क्योंकि जापान के ऊपर तो अमेरिका ने हमला किया हुआ है, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो तो सभी ये कहते हैं हम एलिमिनेशन चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। और जनाब हम चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी साइन की जाए, इसको एनफोर्स किया जाए एफएमसीटी को। लेकिन अभी ये तो जापान को सूट करता है, क्योंकि जापान को पता है कल को चाइनीज ना हमें मार दें। इंडिया को तो सूट नहीं करता, लेकिन क्योंकि उनको पता है बस कहने की हद तक क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आगे आ जाए, सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर उन्होंने काम किया हुआ दोनों ममालिक ने, और वो COP26 के ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है, और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, और दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। अब देखें कि ये जो है वो जो कि ये जब चाइना के जापान के प्रेसिडेंट जो थे शिंजो एबे साहब, उनके दौर में एक डिस्कशन हुई कि तकरीबन को 3.5 ट्रिलियन युआन की जो है ना इन्वेस्टमेंट टारगेट जो था उसके ऊपर बात हुई थी, और वो काफी हद तक इन्होंने अचीव कर लिया हुआ है। अब मजे की बात देखें इसमें कि इंडिया वो जो है एक बड़े पैमाने पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें, भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने भी अपनी, और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो जी जापानीज अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जिसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो। इस रिपोर्ट की पे डिस्कशन के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क पहुँचे हुए थे, और उन्होंने ही इस इजलास की सदारत की। अफसोस इस बात पे होता है कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाएं। जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल के अंदर इल्ज़ामात पाकिस्तान पे जानबूझकर लगाए। उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा कि ये गिरोह पाबंदी के बावजूद काम जारी रखे हुए हैं, इनके हाथों पर खून से लिखा हुआ है। फिर इन्होंने जिक्र किया पठानकोट का, मुंबई अटैक का और पुलवामा का। पाकिस्तान को धमकिए देख रहे हैं हम, तुम क्या करोगे, और वो आर्टिकल पे आर्टिकल निकल रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट, अफगानिस्तान इज नॉट द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों। अब सबसे ज्यादा आपको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान में। 70 to 80% आपको टेररिस्ट वहां मिलेंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे कोई लखवी हो, चाहे वो इंडिया से भागे हुए हो, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे मतलब जो भी हो, उनका उन सबका अड्डा पाकिस्तान में है। और लश्कर तैयबा और ये जो दो बड़े आतंकवादी ग्रुप है जो बनाया है, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर नहीं बनाया है।
तो कहने का मतलब ये है कि अब इंडिया उतना ताकतवर हो चुका है और इंडिया को अब इतना सीरियसली लिया जा रहा है कि भाई चाहे यूएन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप का कोई भी और कंट्री हो, वहां जाकर जब इंडिया स्पीच डिलीवर करता है तब उसका जो प्रेशर है वो पाकिस्तान पर आता है। एक समय पर क्या था कि ऐसा हुआ करता था कि जब इंडिया लश्कर जैश ए मोहम्मद और या लश्कर ए तोयबा का नाम लेकर हाफिज सईद और ये मौलाना मसूद अजहर का नाम जब लिया करता था, कोई सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन उसको खड़ा करने वाला तो अमेरिका ही है, लेकिन कोई इसको सीरियसली लेता नहीं था। लेकिन अब ऐसा है कि मजबूरी में लेना पड़ रहा है। यहाँ पर यही सारी बातें हो रही है। इसी के साथ की वीडियो शुरू करते हैं। जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल के अंदर बड़ी ज्यादती की। सलामती कौंसिल में उल्टा इल्जामात पाकिस्तान पे जानबूझकर लगाए, लेकिन उसी भारत ने उसी पाकिस्तान को बोलने नहीं दिया। अब जयशंकर क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लें। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, इससे दीगर दहशतगर्द जमातें फ़ायदा उठा सकती हैं। उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेते हुए कहा कि ये गिरोह पाबंदी के बावजूद काम जारी रखे हुए हैं। ये जब कहते हैं तो पाकिस्तान पे एक्चुअली इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। हमारे करीबी पड़ोस में दाइश ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है और मुसलसल अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात ने कुदरती तौर पर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती दोनों के लिए आलमी खदशात को बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ ममालिक हमारे इज्तिमाई अज़म को कमज़ोर करते हैं। इनके हाथों पर खून से लिखा हुआ है। फिर इन्होंने जिक्र किया पठानकोट का, मुंबई अटैक का और पुलवामा का। ये वो 3 हमले हैं, जो बड़े हमले जिनको भारत कहता है हमारे पर हुए गुज़िश्ता 1 दहाई या 15 साल में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक इजलास था जिसमें यूएन सिक्योरिटी जनरल की जो 13th रिपोर्ट थी दाइश पे, वो कंसिडर हो रही थी। और आप जानते हैं कि आजकल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सदारत है वो भारत के पास है। और इस रिपोर्ट की पे डिस्कशन के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क पहुँचे हुए थे और उन्होंने ही इस इजलास की सदारत की। इजलास के ख़त्म होने के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू हुई जिसमें ये कहा गया कि जो टेररिज्म का इशू है वो उसको होलिस्टिकली देखा जाए और चेरी पिकिंग ना की जाए। बिल्कुल बात दुरुस्त है, इसमें तो कोई दो आरा हो नहीं सकती। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि दाइश का जो इन्फ्लुएंस है या जो उसकी पहुंच है अफ्रीका में बहुत बढ़ गई है, तो उसके लिए कुछ ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि दाइश के जो फैलाव है उसका अफ्रीका में उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन प्रेस स्टेटमेंट तो चले इशू हो गई। फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो वहाँ पे थे या ऑनलाइन थे, उन्होंने अपने अपने ख़दशात का इजहार भी कर दिया। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर साहब, उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि पाकिस्तान का नाम लिए बग़ैर जो है उसको तनक़ीद का निशाना बनाएं। उन्होंने अपनी तकरीर में जहां इस रिपोर्ट की बात की यूएन सेक्रेटरी जनरल की, वहां पे अफ़गानिस्तान का भी उन्होंने ज़िक्र किया और अफ़गानिस्तान में उन्होंने वही बातें की जो हम उनकी जिसे तवक्को रख सकते हैं कि तालिबान जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके आने से हालात बिगड़ रहे हैं और ख़ास तौर पे हक्कानी नेटवर्क जो इस वक्त भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल है यूएन की, उनको बहुत खुली छूट मिल गई है। और साथ साथ जो इस किस्म की तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, इनको भी तालिबान में अब सेफ़ हेवन्स मिल गए हैं और वहाँ पे ये अपना जो है अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे और फिर इनको कुछ ममालिक की सपोर्ट भी हासिल है। उनका इशारा यकीनन पाकिस्तान की तरफ था। अब देखना ये है कि तालिबान कब अपनी हुकूमत बनाने के बाद, क्योंकि जयशंकर ने एक और प्रेस मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम तालिबान को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तालिबान के साथ इंगेजमेंट करेंगे नहीं करेंगे, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ
कि फ़िलहाल तो वो इस सूरत हाल को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से दुनिया भर जो है वो तालिबान को रिकग्नाइज़ न करें, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़। वो अपना ज़ोर ये भी लगा रहे हैं कि चाइना और रशिया भी ना करें ताकि तालिबान के लिए गैर मुस्तहकम सिचुएशन रहे। और फिर वो ये भी कोशिश करेंगे कि अमरुल्लाह साले वगैरह जो लोग हैं ये एक गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बना लें ताकि जो अफ़गानिस्तान का मामला है वो सेटल ना हो। अफ़गानिस्तान के मामला इसी तरह ही रहें और दुनिया भर कंडेम ही करता रहे तालिबान को, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर रहे। दूसरी बात है कि जब आप सैंक्शंस करेंगे तो आपको पता है डिस्टेबलाइज, पैसे कम है, बैंक्रप्सी है, स्टारवेशन के नजदीक जा सकते हैं जब तक उन्होंने अपने आप को रिकॉर्गेनाइज नहीं किया। ये तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर नो रिकग्निशन, सैंक्शन, ये वो, पाकिस्तान को धमकिए, देख रहे हैं हम तुम क्या करोगे। और वो आर्टिकल पे आर्टिकल निकल रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट, अफगानिस्तान इज नॉट द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज द प्रॉब्लम। खुदा के लिए लुक एट देयर गेम। लेकिन हिलाल साहब इस बात की क्या गारंटी अंधे हैं, ठीक है, लेकिन हिलाल साहब इस बात की फिर भी क्या गारंटी होगी कि वहां पर दहशतगर्द तंजीमें ना पनप सके। दोबारा से टीटीपी के ऊपर भी बातचीत हो रही है, उनके भी लोग रिहा कर दिए उन्होंने, तो पाकिस्तान के लिए इस तरह से ना कोई मसला बन जाए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों हम सबको पता है कि पिछले दिनों भारत की तरफ से एक अनआर्म्ड मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद भारत ने स्टेटमेंट भी रिलीज किया यहाँ पर इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में कि भाई हमारी तरफ से ये एक ह्यूमन एरर हुई है, माल फंक्शन हुआ है। तो सिचुएशन ये हुई है कि एक मिसाइल यहाँ से निकल गया है, मतलब निकल गया था। उसके बाद एक प्रेस रिलीज यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी, स्टेटमेंट जारी की गई थी। अब कहा यह जा रहा है कि भाई इंडिया ने ये जानबूझकर किया है, क्योंकि आप अगर देखो भारत के गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो या फिर अजीत डोभाल हो, ये सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आज नहीं तो कल हम पीओके के अपना वापस लेके रहेंगे। हो सकता है कि इसकी प्रैक्टिस हो और प्रैक्टिस में देखने की बात हो कि भाई कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस सिस्टम में क्या क्या अवेलेबल है, क्या ये जो है मतलब पाकिस्तान यहाँ पर डिफेंस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। मतलब डिफेंस कर पाएगा इन द सेंस हमारी जो मिसाइल यहाँ पर जाएगी उसको रोक पाएगा या फिर नहीं रोक पाएगा। और रिजल्ट तो यही पता चलता है कि 3, साढ़े 3 मिनट, 4 मिनट वहां पर घूमने के बाद भी उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की किसी भी जगह पर हमारी मिसाइल से अगर अटैक करना है तो 3 से 5 मिनट ही लगते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस के कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। और उन्होंने इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज जारी की है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज जारी की है ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है। अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही। लेकिन क्योंकि वो सॉरी कर लिया इंडिया ने तो हम खामोश हो गए। आप कैसे देखते हैं, ये जानबूझ के सुरसरी छोड़ी गई है? जो गवर्नमेंट, देखिए ये जो मिसाइल्स वाली बातें आती है, इसमें एनालिसिस वाला विषय होता नहीं है, ये तो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो है कि रूटीन मेंटेनेंस में एक मेल फंक्शन हुआ जिसके कारण ये गया। देखिए ऑफिशियल स्टैंड तो आप जानते ही है, मेंटेनेंस मिस फंक्शन, उसके कारण हुआ। अब चीमा साहब मजे की बात ये है, अगर आप किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को देखें, टू हिट एनीवेयर इन पाकिस्तान इट टेक्स 3 to 5 मिनट्स, ठीक है, 3 से 5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि मैक 3 पे इंटरसेप्ट कर जाती है। तो अगर मैक 3 पे स्पीड पे 3 to 5 मिनट्स विच एनी टारगेट इज अवे। अब इसमें मजे की बात ये है चीमा साहब कि अगर ये मिसाइल उठी, ठीक है, ये
आप कह रहे मिसाइल है, वो तो प्रोजेक्टाइल ही कह रहे थे उस दिन, तो मतलब 24 घंटे बाद भी इसको प्रोजेक्टाइल कह रहे थे। चलिए अगर ये उठती है, यहाँ उड़ती है, तो मजे की बात है 3 मिनट 47 सेकंड का आंकड़ा तो आपको रडार ने दे दिया। भाई इतने टाइम ये पाकिस्तानी स्पेस के अंदर थी, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भी हमें पता, अनाम थी, ये भी पता। अब मैं दूसरे इसमें जरा थोड़ा इसमें और जाए टेक्निकली। देखिए जब ये उठी तो तब तो किसी को ये नहीं पता था इसमें ये आर्म्ड है या अनआर्म्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये नहीं पता था इसमें कन्वेंशनल वेपन है, नॉन कन्वेंशनल वेपन है। इसमें ये नहीं पता था टैक्टिकल वेपन है या उसको हेवी पेलोड वेपन हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये तो रडार नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा। बट मजे की बात ये चीमा साहब, जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का, फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा, धमाका या खाली डब्बा है। मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। अब फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाते, उनको कैसे रोकते? ये टेक्निकल विषय है। मैं तो मानता हूँ इससे मेंटेनेंस मिसफंक्शन, मैल फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। बट अब थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे इसका एनालिसिस करें तो ये 2-3 पॉइंट निकल आती है। वही वाला स्टेटमेंट हो गया चीमा साहब, यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस? वो इंटरसेप्ट की नहीं कि जवाब तो उसका चाहिए। देखिए अच्छा था ये, देखिए हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था, अनाम थी, इसमें कोई पेलोड कोई कुछ नहीं था। भाई मान लीजिए अगर गलती तो गलती है, पेलोड वाला हो गया, कुछ हो गया, तब क्या करते? जब कुछ नाश होता, जब कुछ विनाश होता, तब आप बोलते हैं कि आप वेट कर रहे थे, ये फटेगा तब बड़ा लगाएंगे। तो भाई एक और बात बताएं, मुझे बहुत सारे लोगों से बात भी हुई मेरी, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, वो कह रहे हैं जनाब कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि आज़ाद कश्मीर पे हमला करना चाहते हैं तो ये बेसिकली उसकी तैयारी हो रही है। और वो कह रहे हैं जनाब कि जिस तरह वो अमित शाह साहब ने कहा था या राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि लेंगे आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी लेंगे, तो ये बेसिकली तैयारी कर रहे हैं आप। और कल को जितना ज़्यादा नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होती जाएगी, देयर आर चांसेस कि कोई इस तरह का मिलिट्री एग्रेशन हो सकता है। तो डू यू थिंक ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हमने सुनी है ऑलरेडी, मतलब ये जो बातें आप कह रहे हैं कि जो अमित शाह साहब ने कहा था, पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि लेंगे हम ना, तो ये क्या उसकी कोई तैयारी हो रही है या कोई मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि हम तैयार रहे हैं आज़ाद कश्मीर वगैरह पे इंडिया हमला कर सकता है, कि ये पॉलिटिकल जो रेटरिक है उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं? 2019 में एक स्ट्राइक हुई, ये मिसाइल छूट गया, पिछली डेलिब्रेट हुई, ये गलती से छूट गया, तो और 7 पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो हाउ शुड वी रीड इट एंड हाउ डू यू रीड इट? देखिए चीमा साहब, अब देखिए मैं एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ 135 करोड़ की जनता में। अगर आप ये सोच कि भाई मुझे पता होगा नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहा है, पीएमओ क्या कर रहा है, साहब मेरी क्या औकात, मैं तो चींटी जितना हूँ। आप बताइए, आप बता रहे मुझे जी माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या हो रहा, मेरे को कहाँ से पता होगा सर क्या प्लान कर रहे क्या नहीं कर रहे? तो ये इस पे डिस्कशन करना बेकार है। मतलब इस पे मैं क्या कमेंट करूं, क्या प्लान कर रहे नहीं कर रहे, कि क्या ये मिसाइल टेस्टिंग के लिए डाला गया, ये बहुत डिफिकल्ट है कहना। बट हाँ, जो भी प्लानिंग है हो रही होगी, चल रही होगी। अब हम जैसे छोटे लोग को साहब जिनकी कोई औकात नहीं, उन्हें कहाँ पता लग रहा चीमा साहब, उन्हें कौन बता रहा? आप बताइए, मुझे पता होगा क्या? हो ही नहीं सकता। ना मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। वो आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, नीदर आई डू आई कंफर्म नीदर डू आई डिनाई, दैट इज द आंसर। यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान पे हमला जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये देखें आप एक सॉवरन मुल्क हैं, नरेंद्र मोदी साहब के पास आए रोज जो है वो बड़ी पावर शावर आ रही है, लोग उनको बड़े वो पॉपुलर लीडर हैं, वो वोट उनको पड़ रहे हैं, और उनके होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं हम ये करेंगे लेंगे, तो हमें तैयार रहना चाहिए। मतलब दिस इज, डू यू थिंक ये यूरोप की तरह एक यहाँ पे भी जंग शुरू होने वाली है? नहीं चीमा साहब, देखिए हम जंग में तो विश्वास करते नहीं, हम जंग में विश्वास करते नहीं, हम तो किसी की धरती पे हमला करते नहीं। देखिए, पर अब ये जो पाकिस्तान के अंदर डर है, क्या आप पैरानोया के बिजनेस फिर चला रहे हैं कि भाई इंडिया हमला कर रहा है, कि किसी की हुकूमत बचा रहे हैं या किसी की हुकूमत बना रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में जब ऐसी खबरें उड़ाई जाती है चीमा साहब, या तो हुकूमत किसी की बन जाती है, किसी की पलट जाती है। अब ये जो खबरों का आर्किटेक्ट है, ये जाने खबरा क्या है।
बेस्ट चीज है खबर फैला दो जी, मोदी जी हमला कर रहे हैं, हिंदुस्तान में हमला कर रहा है, ये एयर डिफेंस सिस्टम को टच करने के लिए हमारे को तैयारी देखने के लिए मिसाइल लगाया गया था। बट एक सवाल जरूर फिर भी उठाऊंगा, 3 मिनट 47 सेकंड तक इंटरसेप्ट करनी हो वो अलग सवाल है, पर चीमा साहब ये सब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल चीजें हैं, और मुझे लगता है आपकी इंटेलिजेंस भी होगी, आपका सैटेलाइट सर्वेलेंस भी होगी, ये जवाब तो वो दे पाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, मतलब जो एक कॉमन आदमी की जो पब्लिक फोरम है चीमा साहब, वहां ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। बाकी मतलब दैट इज द लिमिटेशन, दैट इज व्हाट आई नो।